जो विज्ञान का अगला लेसन है जैव प्रक्रम। ठीक, जैव प्रक्रम। और ये जो जैव प्रक्रम है इसमें हम कई टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। जैव प्रक्रम इसमें कई टॉपिक पढ़े जाएंगे। और जैव प्रक्रम होता क्या है, तो सबसे पहले जैव प्रक्रम जान लो। जैसा नाम से स्पष्ट है, जैव प्रक्रम। जैव मतलब कि उन सभी सजीव वस्तुओं से लिया जाएगा जो कह सकते हैं जिनमें जीवन होता है ना। सजीव वस्तुएं क्या होती हैं? जिनमें जीवन होता है वो सजीव वस्तुएं होती हैं, और जो श्वसन क्रिया करती हैं, ठीक, जिनमें वृद्धि होती है वो सजीव होते हैं। तो जैव प्रक्रम क्या है? ठीक, तो जब जो जितने भी सजीव होते हैं उनमें कुछ क्रियाएं जीवन पर्यंत चलती रहती हैं, जिनके कारण वो बढ़ते हैं, फिर एक समय आता है धीरे धीरे नष्ट भी हो जाते हैं। तो ये सब प्रक्रिया कुछ निश्चित क्रियाकलापों में होती है। जैसे क्या है? वे सभी प्रक्रम जो जीव को जीवित बनाए रखने में सहायता करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। यानी कोई भी जीव उसे जीवित रखने में जो सहायता करते हैं वो क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन आदि। पोषण क्या है? तो पोषण जैसे हम लोग जब खाना खाते हैं, खाना क्यों खाते हैं? ताकि हमारे शरीर को ऊर्जा मिले, और जब हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी तो हम कोई काम कर सकते हैं। ठीक, तो ये आता है पोषण के अंतर्गत। इसके बाद श्वसन, तो हमें जीवित रहने के लिए श्वसन क्रिया भी, यानी हमारे शरीर में श्वसन क्रिया होती है। यदि श्वसन क्रिया ना हो तो जो सांस के माध्यम से जब हम सांस लेते हैं तो सांस में यहाँ पर जितनी भी वायु उपस्थित होती है वो सब हमारे शरीर में जाती है। लेकिन हमारे जो फेफड़े हैं वो क्या करते हैं? उन वायु के मिश्रण से, वायु क्या मिश्रण है, तो मिश्रण से ऑक्सीजन को निकाल लेती है और रक्त में जो है संयुक्त कर देते हैं, और फिर उस रक्त को जो फेफड़े हैं वो भेज देते हैं हृदय में, और हृदय क्या करता है? पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को भेजता है। ठीक, तो ये श्वसन के अंतर्गत। इसके बाद उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या है? हम जो भी खाते पीते हैं तो उनसे हमारे शरीर में जितनी काम की चीजें होती हैं वो हमारा शरीर क्या करता है? अपने आप में अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है। लेकिन जो व्यर्थ की चीजें होती हैं, ठीक, जिनका हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं है, तो हमारा शरीर क्या करता है? उनको अपने से यानी शरीर से बाहर निकाल देता है। और बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। बाहर निकालना ही यानी अनावश्यक जो पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो उत्सर्जन कहलाती है। परिवहन, परिवहन यानी हमारे शरीर में रक्त, पूरे शरीर में रक्त दौड़ता रहता है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो परिवर्तन, यानी स्थान में जो परिवर्तन है वही परिवहन है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ा जाएगा वो पोषण के बारे में पढ़ा जाएगा। यानी ये जितने भी टॉपिक बताए हैं, कौन? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन, इन सबके लिए अब एक एक चैप्टर यहाँ पर पढ़ा जाएगा। तो उनमें से सबसे पहला जो आता है वो आता है पोषण का। तो सभी जीवों को जीवित रहने व क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे हम बाइक चलाते हैं, तो बाइक चलाने के लिए बाइक कब चलेगी? जब उसमें ईंधन होगा। ईंधन मतलब जब पेट्रोल हम डलवाएंगे, या बैटरी, जब बैटरी वाली गाड़ी है तो बैटरी, तो वो उसका ईंधन। ईंधन जैसे हम लोगों का ईंधन क्या है? भोजन। और जब हम लोग भोजन करते हैं तो उससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, और जब वो ऊर्जा मिलती है तो हम जितनी भी क्रियाएं दैनिक जीवन में करते हैं वो फिर उसी की सहायता से कर पाते हैं। अगर हमारे शरीर में ऊर्जा ना हो तो हम फिर कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। तो वही, और ये ऊर्जा मिलती कहाँ है? कहाँ से है? तो यह है ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। ठीक, अब जब भोजन से जो ऊर्जा मिलती है तो उसी से हम बाकी कार्य करते हैं। और ये जो भोजन हम शरीर में ग्रहण करते हैं, ठीक,
तो जब भोजन शरीर में ग्रहण किया जाता है तो उसका हमारे शरीर में होता है पाचन। ठीक, मुंह में हमने भोजन को ग्रहण किया और मुंह से शुरुआत, यानी पाचन क्रिया की जो शुरुआत है वो मुंह से हो जाती है, और यह पाचन क्रिया की शुरुआत मुंह से होकर जब तक हमारे शरीर में भोजन का एक एक टुकड़ा पिस नहीं जाता है तब तक यह प्रक्रिया निरंतर होती रहती है, चलती रहती है। और जैसे ही हमारे शरीर में भोजन का पूरी तरह से पाचन हो जाता है तो जो जितने भी आवश्यक पदार्थ होते हैं उनको हमारा शरीर क्या कर लेता है, अपने में अवशोषित कर लेता है, और बाकी के जो व्यर्थ पदार्थ है उन्हें बाहर निकाल देता है। तो जो प्रक्रिया की, जो पोषण की जो सबसे पहली शुरुआत होती है, यानी जो भोजन की, पोषण की, तो वो शुरुआत होती है कहाँ से? अंतर्ग्रहण से। अंतर्ग्रहण का मतलब क्या है कि जब भी भोजन खाता है तो वह मुख से ग्रहण करता है, यानी अंदर लेता है। मानव सहित सभी जीवों में भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। अब यह जब भोजन का अंतर्ग्रहण होगा, यानी भोजन जब भोजन को लिया जाएगा, ग्रहण किया जाएगा, तो क्या होगा? फिर वहीं से पाचन शुरू हो जाता है। यानी शुरुआत कहाँ से होती है? मानव में पाचन। तो मनुष्य में मुख द्वारा ग्रहण किया भोजन एक लंबी नलिका द्वारा गुजरता है जिसे आहार नाल कहते हैं। ठीक, यानी भोजन को हमने जैसे ग्रहण किया तो हमारे गले से लेकर यहाँ से होते हुए ये पेट, जिसको आमाशय बोलते हैं, तो यहाँ तक एक लंबी नली पड़ी होती है। उसी लंबी नली से जो हमने मुख से भोजन ग्रहण किया, भोजन ग्रहण करते हैं, दांतों से चबाते हैं, चीरते फाड़ते हैं भोजन को, उसमें जीभ क्या करती है? जीभ उसमें लार मिलाती है, और जब लार मिलाती है तो लार मिला हुआ भोजन हो जाता है चिकना, और वो आसानी से हमारे गले से होते हुए कहाँ चला जाता है? आमाशय में, पेट में, और वहीं पे उसका पाचन होता है। और ये जो नली है इसी को हम लोग बोलते हैं आहार नाल। तो हम कह सकते हैं मुख से भोजन किसके माध्यम से आमाशय तक पहुंचता है? तो किसके माध्यम से पहुंचता है? आहार नाल की सहायता से पहुंचता है। ठीक, अगला है भोजन में मुख से मुख गुहा। मुख से मुख गुहा, यहाँ ठीक गुहा में आता है। भोजन दांतों की सहायता से तोड़ा तथा चबाया जाता है। दांतों की सहायता से तोड़ते चबाते हैं। मनुष्य में अब जो दांत हैं, यानी सबसे पहली जो पाचन क्रिया मुख से शुरू होती है, तो उसमें सबसे पहली जो भूमिका निभाते हैं वो निभाते हैं हमारे दांत, क्योंकि यदि दांत ना हो तो हम क्या कोई भोजन तोड़ पाएंगे, चबा ही नहीं पाएंगे। तो उसमें सबसे पहले भूमिका निभाते हैं क्या? हमारे दांत। और ये जो दांत होते हैं मुख में, हर यानी जो वयस्क व्यक्ति होता है, हर वयस्क व्यक्ति के मुख में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। वो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है, जैसे हमारा ये मुख दिखाया गया, मुख, फिर यहाँ पे ऊपर वाला जो हिस्सा है तालू, ठीक, फिर जिह्वा यानी अंदर जो, फिर इसके बाद जीभ यहाँ आ जाती है, दांत, लार ग्रंथियां हमारे, एक चीज याद रखना, क्वेश्चन पूछा था मनुष्य के शरीर में या मनुष्य के मुंह में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। और ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती कहाँ कहाँ पर हैं? तो एक होती अधोजिह्वा, एक जोड़ी लार ग्रंथियां कहाँ होती है? अधोजिह्वा, यानी जीभ के नीचे यहाँ लार ग्रंथियां। ठीक, दूसरी अब चुबकीय, ठीक, अब चुबकीय यानी ये थोड़ा सा तालू के पीछे या जीभ के पीछे। इसके बाद कर्णपूर्व, यहाँ कान के पीछे, यहाँ पे मुख में, यानी इधर साइड में जो, तो ये एक इधर एक जोड़ी, 2 इधर नीचे हो गई है ना, 4 हो गई, और एक थोड़ा सा पीछे यानी जीभ के नीचे यहाँ पे। तो ये हमारी कितने हो गई? 6, 2 हर जगह 2 होती है। ठीक, इसके बाद भोजन जब हम ग्रहण करते हैं तो ये देखो आहार नाल, और आहार नाल से होता हुआ ये कहाँ जाता है? आमाशय में जाता है। ठीक, और आमाशय में कई सारे अम्ल वगैरह मिलते हैं। फिर आमाशय से भोजन फिर जाता है छोटी आंत में पचता है, और फिर छोटी आंत से जाता है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से भोजन, जब बड़ी आंत से पूरा पाचन हो जाता है तो ये फिर मल द्वार द्वारा बाहर
निकाल दिया जाता है। ठीक, इसका यानी उत्सर्जन हो जाता है। तो हम बता रहे थे कि दांत 4 प्रकार के हमारे मुख में पाए जाते हैं। जो वयस्क व्यक्ति होता है, तो वयस्क व्यक्ति के मुख में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कितने दांत होते हैं, वयस्क व्यक्ति के मुख में कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32। तभी कभी जब किसी से झगड़ा हो जाता है तो कहता तुम्हारा 32 ही तोड़ देंगे, है ना, तुम्हारी 32 ही तोड़ देंगे, यही तो कहते हैं। तो 32 का मतलब क्या है? क्योंकि इसमें 32 दांत हैं, और जो 32 दांत 16 नीचे 16 ऊपर, यानी एक दो जोड़ी, मतलब एक जोड़ी जबड़ा पाया जाता है हमारे मुख में, और जो एक जोड़ी जबड़ा होता है तो एक जबड़े में 16 दांत होते हैं, एक जबड़ा नीचे एक जबड़ा ऊपर, तो दोनों में मिला के 32 दांत। अब इनमें जो 32 दांत हैं वो कौन कितने प्रकार के हैं उनके बारे में पढ़ना है। जैसे सबसे पहला दांत का प्रकार है कृंतक। क्या है? कृंतक, फिर रदनक, फिर अग्र चमरडक, और फिर चमरडक। तो कृंतक यानी ये वाले भोजन, और इनका काम क्या? भोजन को कुतरना। इनका काम क्या है? भोजन को कुतरना। और ये मनुष्य में होते कितने हैं? 2 जोड़ी, 2 जोड़ी होते हैं, 2 नीचे 2 ऊपर, यानी 2 जोड़ी का मतलब 4 दांत। ठीक, इसके बाद रदनक, ये किनारे वाले नुकीले जो दांत होते हैं, इनका काम क्या होता है? भोजन को चीरना फाड़ना। जैसे हम जब गन्ना वगैरह चूरते हैं, है ना, तो रदनक का ही काम मुख्य होता है। इसके बाद अग्र चमरडक, तो रदनक के पीछे दांत जो आते हैं 2 जोड़ी, यानी 2, एक इधर एक इधर और एक ऊपर एक एक, तो ये 2 जोड़ी यानी 4 दांत, इनका काम होता है भोजन को चबाना। और इसके बाद पीछे हो जाते हैं चमरडक। चमरडक ये होते हैं 3 जोड़ी पीछे। ठीक, और ये 3 जोड़ी मतलब 6 दांत, एक जोड़ी का मतलब 2 दांत, और ये एक जबड़े में है। ठीक, तो 4 2 6, 6 4 10 और 6 16, यानी एक जबड़े में 16 दांत। फिर इसके बाद दूसरे जबड़े में 16, तो 16 16 32। अच्छा, ये जो चमरडक होते हैं, चमरडक यानी चबाने का काम, पीसने का काम, ये कौन करता है? भोजन को पीसने का काम चमरडक करते हैं। तो इनका एक सूत्र पूछा जाता है कि दांतों का सूत्र क्या है, तो दांतों का सूत्र ये यहीं से बन जाता है, 2 1 2 3, दंत सूत्र। ठीक, मतलब पहले कृंतक, रदनक, अग्र चमरडक, चमरडक। तो कृंतक हमारे 2, रदनक 1, है ना, और इसके बाद में अग्र चमरडक 2 और चमरडक 3, ये एक जबड़े का है। ठीक, तो याद रहेंगे ना दांतों के बारे में। चलो आगे। अब बात कर रहे थे पोषण की, यानी भोजन को ग्रहण करते हैं कहां से? मुख गुहा से। ठीक, यानी अंतर ग्रहण करने के बाद क्या होता है? दांतों द्वारा काटे और चबाए हुए भोजन में लार ग्रंथियों से स्रावित लार मिल जाती है। यानी जैसे हमने भोजन ग्रहण किया तो दांत उनको क्या करेंगे? चीरेंगे, पाड़ेंगे, और साथ में जीभ उसको पलटने का काम करती है भोजन को। और जब जीभ पलटती है तो लार ग्रंथियां जो होती हैं वो लार स्रावित करती रहती है, यानी लार बाहर निकलती रहती है, और वही लार ग्रंथियां उसमें मिलती रहती हैं। जीभ जब उलटती पलटती है तो वो लार मिलती रहती है, जिससे क्या हो जाता है? भोजन चिकना लसलसा हो जाता है। और साथ में क्या होता है? लार में टायलिन एंजाइम होता है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बना, पूछा जाता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टायलिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक, जो यानी इसका काम क्या होता है? जो कार्बोहाइड्रेट के जटिल कणों को मीठे ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक, किसमें बदलता है? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट को किसमें बदल देता है? ग्लूकोज में। अब आगे क्या है? लार के साथ चिकना भोजन ग्रसनी, ये जो नली होती है आहार नाल, ग्रसनी से ग्रास नली में फिर आमाशय में पहुंचता है। ठीक,
आमाशय की दीवार से जठर रस, अब ध्यान रखना, आमाशय से कौन सा, आमाशय में कौन सा यानी रस स्रावित होता है, तो जठर रस आमाशय में, ठीक, स्रावित होता है यानी श्रावण होता है, जिसमें पाचक एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से और बना, पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हमारे शरीर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका सूत्र होता है HCl, यानी हमारे आमाशय में, ठीक, आमाशय यानी पेट, हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। और इसकी पहचान क्या, जैसे कभी कभी देखा होगा जब हम लोग ज्यादा तला भुना खा लेते हैं, तो जब तला भुना खा लेते हैं तो बहुत खट्टी खट्टी डकार आती है खट्टी खट्टी डकार, तो वो इसी की होती है। कहते हैं पेट में अम्लीयता ज्यादा हो गई, एसिडिटी बन गई, और जब एसिडिटी बन जाती है तो डॉक्टर क्या कहता है, एक कोई एंटासिड टैबलेट दे देता है, एंटासिड टैबलेट देता है, कहता है यही खा लो जाके, प्रति अम्ल वगैरह, या इनो वगैरह कह देता पी लो। तो ये क्या करता है, जो हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है उसकी अम्लीयता को यानी अम्ल को तोड़ देता है, ठीक। तो याद रखेंगे ना कि आमाशय से कौन सा रस निकलता है, जठर रस, जीभ से यानी लार से कौन सा रस, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन, ठीक, और आमाशय में जठर, जिसमें पाचक एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक तथा श्लेष्मा पाया जाता है। और क्या पाया जाता है, श्लेष्मा। इसके बाद अब आ जाते हैं पाचक एंजाइम। तो ये जो पाचक एंजाइम है, पाचक एंजाइम पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन, रेनिन दूध को दही में बदलता है, ठीक, पाचक यानी पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन रेनिन दूध को दही में बदलता है। ये जो आमाशय में पाए जा रहे हैं उनकी बात की जा रही है, ठीक। और क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेप्सिन एंजाइम कहां पर पाया जाता है, आमाशय में, ठीक। इसके बाद अगला क्या एक अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या करता है, भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे भोजन के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और भोजन सड़ने से बचता है। क्योंकि हम जब भी भोजन करते हैं तो भोजन हमारे पेट में, आमाशय में कम से कम 2 से 4 घंटे तक रुकता है, और इस 2 से 4 घंटे में यदि इसमें अम्ल ना मिलाया जाए तो ये क्या होगा, सड़ने लगेगा, बदबू यानी तरह तरह की बीमारियां हो सकती है। तो ये सड़ने से, भोजन को सड़ने से बचाता है। फिर आगे क्या होता है, आमाशय से भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। आमाशय से भोजन कहाँ जाता है, छोटी आंत में। पहले जब भोजन कहाँ गया था, मुख गुहा में, फिर मुख गुहा से ग्रसिका में, फिर ग्रास नली में, ना ग्रास नली से यानी आहार नाल से होते हुए आमाशय में। अब आमाशय से कहाँ पहुंच रहा है, छोटी आंत में, ठीक, छोटी आंत में पहुंचता है। यहां पर पित्ताशय से पित्तरस, पित्ताशय पित्तरस, पित्ताशय से पित्तरस, अग्नाशय से अग्नाशयी रस, ठीक, इसमें मिलते हैं। इन रसों में उपस्थित एंजाइम से भोजन में उपस्थित प्रोटीन व वसा का पाचन होता है। यानी जितने भी हमारे शरीर में एंजाइम पाए जाते हैं, हर एंजाइम का कोई न कोई उद्देश्य होता है। कोई प्रोटीन का पाचन करता है, कोई वसा का पाचन करता है ना, कोई अम्ल का पाचन करता है। तो ये हर चीज का एंजाइम यानी उन्हें तोड़ने का काम करते हैं। इसके बाद प्रोटीन व वसा का पाचन होता है और भोजन तरल अवस्था में आ जाता है। यानी हमने जो भोजन ठोस अवस्था में किया था, जैसे रोटी वगैरह खा रहे थे, तो वो फिर जब इनमें ये सारे अम्ल मिलते हैं तो वो भोजन किस अवस्था में पहुंच जाता है, तरल अवस्था में। इसके बाद जब भोजन छोटी आंत में पहुंचता है तो यहाँ पर हमने बताया पित्ताशय से निकला पित्तरस, इसके बाद अग्नाशय से निकला अग्नाशयी रस। तो ये जब उसमें तरल अवस्था में भोजन को बना दिए, तो अब तरल अवस्था में क्या होगा, आमाशय, अब भोजन था कहाँ, छोटी आंत में। तो छोटी आंत में छोटे छोटे यानी अंदर रसांकुर पाए जाते हैं।
और वो क्या करते हैं, छोटी आंत के अंतिम भाग में अंगुली नुमा यानी उंगली नुमा उभार होते हैं। इस टाइप से ऐसे ऐसे उसमें उभार ऐसे ऐसे पाए जाते हैं, और जिन्हें बिलाई या रसांकुर कहते हैं। जिन्हें क्या कहा जाता है, बिलाई या रसांकुर। इनसे भोजन के पोषक पदार्थ अवशोषित होते हैं। यानी जितने भी हमारे शरीर में, यानी जो हमने भोजन अभी तक किया था उसका, उसमें से जितने भी हमारे शरीर को आवश्यकता वाले पोषक तत्व होते हैं वो यही सब अपने में अवशोषित कर लेते हैं। और ये जो पोषक तत्वों को अवशोषित करने की प्रक्रिया है इसी को अवशोषण कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, अवशोषण। यानी अवशोषण में क्या होता है, यह पचे हुए भोजन से यानी उसके पोषक तत्वों को अपने में अवशोषित करना। ठीक, अब इसके बाद अगला आ जाता है स्वांगीकरण। पचे हुए भोजन का उपयोग कोशिकाओं द्वारा शरीर की वृद्धि एवं जैविक क्रियाओं के संचालन में उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। यानी हमने शरीर में हमने जो भोजन किया, आमाशय में पहुंचा, आमाशय से फिर पहुंचा छोटी आंत में, छोटी आंत में पित्तरस और अग्नाशय रस जब मिला तो वो आ गया तरल अवस्था में। तरल अवस्था में जब भोजन आया तो उससे आंत में उपस्थित ना रसांकुर यानी जिन्हें बिलाई कहा जाता था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पोषक तत्वों को अपने में अवशोषित कर लिया। अब जब वो पोषक तत्वों को अवशोषित कर लिया तो हमारे शरीर में उन पोषक तत्वों को जहां पर आवश्यकता जिस पोषक तत्व की होती है वो पोषक तत्व कोशिकाओं के द्वारा शरीर में अगर वृद्धि के लिए आवश्यक है तो वृद्धि में, ऊतकों की टूट फूट अगर हो गए तो उसकी मरम्मत में, जहां पर जो आवश्यकता होती है वहां पर उन्हें भेज दिया जाता है। और यह जो भेज दिया जाता है तो यही प्रक्रिया कहलाती है स्वांगीकरण। ठीक, यानी स्वांगीकरण अगर कहा जाए क्या है तो स्वांगीकरण क्या है, पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों का है ना, पोषक तत्वों को उपयोगी कोशिकाओं द्वारा ना वृद्धि एवं जैविक क्रियाओं के संचालन में उपयोग करना, यह स्वांगीकरण कहलाता है। इसके बाद में बचा हुआ अपशिष्ट एवं अनुपयोगी भोजन, यानी हमारे शरीर में जब भोजन का पाचन हो गया तो भोजन छोटी आंत से फिर पहुंच जाता है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में जब पहुंचता है तो वहां पर जल का अवशोषण हो जाता है। यानी उसमें जो तरल पदार्थ है उससे जल भी खींच लिया जाता है, अवशोषित कर लेते हैं। और ये जल से जब जल भी अवशोषित हो जाता है तो फिर बचता है जो भी अपशिष्ट पदार्थ बचता है वो एकत्रित हो जाता है जाके मलाशय में। ठीक, मलाशय, और वहां से गुदा द्वार द्वारा मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। और गुदा द्वारा मल द्वारा ये जो बाहर यानी मल को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है यही कहलाती है बहिक्षेपण। इसको क्या कहता है, बहिक्षेपण कहा जाता है। अब कुछ अन्य जीवों के बारे में बताया जा रहा है कि जैसे ये अभी जो प्रक्रिया हम लोग पढ़ रहे थे ये मनुष्यों की थी, बताई गई थी। कुछ जीवों के बारे में बताया गया है कि सूक्ष्म जीव अमीबा में कूटपाद पादाप भोजन को पकड़ने में सहायता करता है। जो कूटपाद होता है वो पादाप भोजन यानी पौधे जो छोटे छोटे एकदम सूक्ष्म पौधे होते हैं उनको यानी उनका भोजन को पकड़ने में सहायता करता है। और हाइड्रा स्पर्शकों द्वारा भोजन ग्रहण करता है। स्पर्शकों यानी शरीर में कुछ उसके ऐसे अंग होते हैं जिनसे वो स्पर्श करके अपने भोजन को ग्रहण करता है। ठीक, घास खाने वाले जंतुओं में सीकम पाया जाता है। घास खाने वाले जंतुओं में क्या पाया जाता है, सीकम पाया जाता है, जहां सेलुलोज का पाचन होता है। घास खाने वाले जो जंतु होते हैं किसका पाचन होता है, सेलुलोज का पाचन होता है। घास में सेलुलोज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक, अब इसके बाद जैसे कुछ पशु होते हैं और ये पशु क्या करते हैं, भोजन को बहुत जल्दी निगल जाते हैं, और जब ये निकल जाते हैं तो इनका जो भोजन होता है, जो निकला हुआ भोजन होता है वो आमाशय के भाग रुमेन, एक आमाशय में भाग होता है, रुमेन में भंडारित होता है। ठीक, पशुओं द्वारा भोजन को पुनः चबाना रोमंथन कहलाता है। इसे रोमंधी या रोमिनेंट कहते हैं। ठीक,
अब बात आती है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे मनुष्यों के बारे में, जीवों के बारे में। अब आ जाती है बात पौधों में पोषण कैसे होता है। पौधों में पोषण यानी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। यानी जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और ये भोजन स्वयं बनाते कैसे हैं? तो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित है ना, सूर्य की प्रकाश, जब सूर्य निकलता है तभी वो अपना भोजन बनाते हैं। और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहा जाता है। स्वपोषी यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाए। अब बात आती है प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं ना पौधे। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल, पूछा जाता है पत्तियां हरे रंग की क्यों होती हैं? तो पत्तियां क्लोरोफिल के कारण हरी होती हैं। और अगर पत्तियों में क्लोरोफिल ना हो तो वह अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे। तो क्लोरोफिल द्वारा होता क्या है, जितनी भी वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो यह है कार्बन डाई यानी क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड वह जल के साथ क्रिया करके ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन जो बनाता है ना, बनाना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? सूर्य की उपस्थिति में पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड व जल के साथ क्रिया करके ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन बनाना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। आप देखो वही अब क्रिया लिखी है, यानी वायुमंडल से इन्होंने क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक, साथ में जल, कार्बन डाइऑक्साइड जल, और ऊपर सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, साथ में क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जब की उपस्थिति में बनाता क्या है? बनाता है ग्लूकोज यानी C6H12O6। यह याद रखना, ग्लूकोज का सूत्र होता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 और प्लस O2 ऑक्सीजन बनती है, और यही ऑक्सीजन हम लोग फिर सांस लेने में ग्रहण करते हैं। ठीक, यानी हम लोगों ने जो श्वसन क्रिया में, हम लोग श्वसन क्रिया में एक बाहर गैस निकालते हैं जो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और उसी कार्बन डाइऑक्साइड का पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने में प्रयोग करते हैं। ठीक, पौधे पत्तियों में बने भोजन यानी ग्लूकोज, जो पौधे होते हैं वो ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन बनाते हैं। और ये जो भोजन बनाया उसको करते क्या है? को अपनी वृद्धि तथा अन्य जैविक क्रियाओं के लिए उपयोग करते हैं। बचा हुआ भोजन पौधे के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल आदि में संचित होता है। यानी पौधे जब अपना भोजन बना लेते हैं ग्लूकोज के रूप में, तो यह भोजन जितना उनको बढ़ने है ना और जैविक क्रियाओं को संचालित करने में जितना खर्च हुआ तो खर्च कर लेते हैं। बाकी का जो भोजन होता है वो कहीं ना कहीं एकत्रित हो जाता है। कुछ पौधों में पत्तियों में एकत्रित हो जाता है, कुछ पौधों में फूलों में एकत्रित हो जाता है, कुछ पौधों में तनों में एकत्रित हो जाता है, और कुछ पौधे होते हैं जो जड़ में अपने यानी जो बचे हुए भोजन को एकत्रित कर लेते हैं। जैसे आलू के पौधे में तने में जो आलू होती है, ठीक, वो पौधे का बचा हुआ भोजन ही है, और वो कहां पर एकत्रित हो जाता है? तने में। मूली की जड़ों में, गोभी के फूल में, गोभी का फूल होता है तो बचा हुआ भोजन है, गोभी के फूल में, पालक पत्तियों में, टमाटर, भिंडी, मिर्च आदि के फलों में भोजन संचित होता है। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें उत्पादक कहते हैं। ठीक, इन्हें क्या कहा जाता है? उत्पादक कहते हैं, जबकि अन्य जीव उपभोक्ता कहलाते हैं। और उपभोक्ता भी कई प्रकार के बढ़ जाते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। जैसे प्राथमिक उपभोक्ता वो होते हैं जो
उत्पादक को खाते हैं। और उत्पादक में क्या आता है, जैसे घास फूस है ना, ये जो साग वगैरह, यानी शाकाहारी लोग इसमें आते हैं। शाकाहारी जो साग खाते हो, ठीक, तो वो कौन, प्राथमिक उपभोक्ता। द्वितीयक, अब प्राथमिक जो उत्पादक को खाया प्राथमिक ने, तो जो प्राथमिक को खा ले वो द्वितीयक में, और एक वो उपभोक्ता हो जाता है तृतीयक। यानी द्वितीयक में कौन आ जाता है, मांसाहारी, जितने मांसाहारी जीव वो द्वितीयक में आ जाते हैं। और तृतीयक में कौन है, जो सब कुछ खा ले, पढ़े ना, आहार, यानी आहार के आधार पर व्यक्ति 3 प्रकार के जीव होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो शाकाहारी प्राथमिक, मांसाहारी द्वितीयक, और एक सर्वाहारी वो समझ लो तृतीयक है, क्योंकि वो सबको कहा जाता है, ठीक। हाँ, मनुष्य तृतीयक में ही है, क्योंकि वो मांस भी खाता है, दूसरे जीवों को भी खाता है, और साथ में और क्या खाता है, सब्जियां भी खाता है, ठीक, यानी शाक भी खाता है। अब इसके बाद कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, और जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं उन्हें कहा जाता है परपोषी, ठीक। अब इसमें ऐसा नहीं है कि सभी पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपवाद में कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वो दूसरे पौधों पर या किसी और पर निर्भर रह के अपना भोजन बनाते हैं। जैसे बात की जा रही परपोषी पौधे, जो पौधे भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं, परपोषी पौधे कहलाते हैं। जैसे इसमें आ जाता है तुम्हारा अंबरबेल वगैरह, अंबरबेल सुना है, देखा होगा, जैसे बबूल या नीम वगैरह के कुछ पौधे होते हैं, उन पर एक पीले रंग की एक डोरी टाइप में पड़ी, धागे नुमा संरचना पड़ी होती है, वो होती है अंबरबेल, ठीक। अब इसके बाद कुछ पौधे कुछ ऐसे होते हैं मृतोपजीवी, वो परपोषी कहलाते हैं। उन्हीं में जैसे मृतोपजीवी, ठीक। इन पौधों में पर्णहरित नहीं पाया जाता है, इसलिए इनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है, अतः यह अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। इन पौधों को मृतोपजीवी पौधे कहते हैं, जैसे कुकुरमुत्ता, मशरूम, राइजोपस आदि, ठीक। ये कैसे पौधे होते हैं, मृतोपजीवी, यानी जो मरे हुए अवशेष होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इन्हीं में से आ जाते हैं दूसरा परजीवी, ये परपोषी के ही उदाहरण हैं। एक आ जाता है परजीवी, वे पौधे जो अपना भोजन अन्य पौधों से प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। जैसे अमरबेल, ठीक, अमरबेल ये जो है क्या है, परजीवी पौधा है। इसके बाद सहजीवी, सहजीवी कुछ पौधे एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए जीते हैं, इसे सहजीवन कहते हैं। ऐसे पौधों को सहजीवी कहते हैं, जैसे लाइकेन, चना व राइजोबियम, ठीक। अब इसके बाद कीट भक्षी, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कीड़ों को खाते, मांसाहारी होते हैं। अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए यह पौधे कीटों का भक्षण करते हैं, इसलिए इन्हें कीट भक्षी कहते हैं। जैसे घटपर्डी, वैसे ये उदाहरण सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, उदाहरण इम्पोर्टेंट होते हैं। ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन कीटों को खाता है, तो वो घटपर्डी, ड्रोसेरा, विनस, फ्लाई ट्रैप आदि, ठीक। तो इस लेसन में जो पोषण वाला लेसन था, इस लेसन में इतना ही था। अब इसके जो मुख्य जो क्वेश्चन है वो आगे देखते हैं, बंद कर दो।